चलो जी बेटा, आज से अपन स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। जो बायोमोलिक्यूल वैसे थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें याद करने की चीजें है ना। तो अपन याद करने की ट्रिक ढूंढेंगे, कैसे याद करते हैं। ठीक है, पर याद कर लेंगे, याद है कर लेंगे। ऐसा कई बार लगता है कि बायोमोलिक्यूल बायो वालों का अच्छा होता है, सो कॉल्ड थ्योरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं है। इनको कुछ खास नहीं आता, बस चीजें ऐसे याद सी होती है, लेकिन कुछ खास पता नहीं होता। अपन उन सबकी केमिस्ट्री सीखेंगे, अपने को मतलब ही नहीं उनकी बायो से। अपन उन सबकी क्या सीखेंगे, केमिस्ट्री। हमें क्या मतलब उसकी बायो क्या है क्या नहीं है। बहुत हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ाएंगे उसी में याद हो जाएगा। इतना आसान है। अरे मैं बस थोड़े से लैब टेस्ट लूप टेस्ट है वो थोड़े ध्यान रखने पड़ते हैं। बाकी है बहुत आसान चैप्टर, नंबर पूरे आते हैं इसी से। ठीक है, क्वेश्चन पक्का आता है, जेई में हो चाहे नीट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और कितने आएंगे। क्वेश्चन एक चैप्टर से एक आ जाए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब इस बायोमोलिक्यूल में दो पोर्शन है बेटा, क्लियर है। तो दो पोर्शन, एक तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, एक तो अपन क्या पढ़ेंगे, और दूसरा अपन इसमें पढ़ेंगे एमिनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो फार इजी है। एमिनो एसिड में एक बार 20 एमिनो एसिड हमें याद करने पड़ते हैं, वो भी याद हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि याद नहीं हो पाते। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो मन में आती है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। क्लियर है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सोर्स होते हैं। किसके सोर्स होते हैं बेटा, दबा के एनर्जी से भरी हुई चीजें होती है, जिनमें एनर्जी का क्या होता है बेटा, एक तरह से भंडार होते हैं एनर्जी के। लेकिन अपन ऐसे थोड़ी लिखेंगे एनर्जी के भंडार होते हैं। ये तो आर्ट्स वाली बातें हुई, क्या हुई बेटा, आर्ट्स वाली। अपन तो साइंस वाली बात करेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेन कार्बोनिले ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बोनिले। उसमें कार्बोनिल कंपाउंड भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दे हैव मिनिमम वन कायरल सेंटर। इनके पास पक्का एक कायरल सेंटर होता है। इनके पास पक्का क्या होता है, एक कायरल सेंटर होता है। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव जनरली पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब इनके पास एक से ज्यादा ओएच बॉन्ड होते हैं। एक से ज्यादा क्या होते हैं, ओएच बॉन्ड होते हैं। आर्यन तो क्या है खासियत कार्बोहाइड्रेट की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बोनिले कंपाउंड होता है इनके पास में। दूसरा इनके पास क्या होता है, कायरल सेंटर होता है, पक्का कायरल सेंटर होता है, और उनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप होते हैं। चमका क्या। नेक्स्ट में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस बेस पे, इनको पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम इन्हें करते हैं बेटा। एक होते हैं एल्डोज, क्या होते हैं, और दूसरे होते हैं कीटोज, क्या होते हैं। एल्डोज कौन होते हैं, दोज हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और जिनके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन होते हैं, कीटोज होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। अब अगर हम इनकी बात करें, इनके बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन है तो उसे बोलते हैं ट्रायोज बोलते हैं, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को, हमारी बात में। अब है डीएल नोमेनक्लेचर, क्या है बेटा। अब डीएल नोमेनक्लेचर से मतलब कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर होते हैं, और ये मैंने तुम्हें कहां पढ़ा रखा है, आइसोमेरिज्म। आप आइसोमेरिज्म में जाओ और इसे देख के आओ, अगर आपको नहीं आता है तो। क्लियर है। और कुछ नहीं है, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको फिशर प्रोजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर होने चाहिए, और आखिरी कायरल सेंटर का अगर ओएच, लेफ्ट में तो एल, राइट में तो डी। और डी अगर किसी का हमें डी पता है तो एल कैसे निकालते हैं, उसकी मिरर इमेज से। सिर्फ 5 कार्बन को टर्न नहीं करते। आप एक बार जरूर उसको देखें, अगर आपको नहीं आता है तो मेरा कहना है कि आप डी आइसोमेरिज्म लास्ट में से पढ़ा रखा है, लास्ट आइसोमेरिज्म लेक्चर में लास्ट प्लेलिस्ट में जाओगे तो लास्ट में से पढ़ा रखा है, डीएल जरूर देखना, क्योंकि उसको देखने से इस चैप्टर में बहुत फायदा होगा। अभी अपने पढ़ा नहीं रहा क्योंकि सबको ऑलमोस्ट पढ़ा रखा है, तो पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को नहीं आता है तो जरूर देखना बेटा ना। ठीक है। अब दो वर्ड आते हैं, एक होता है इपीमर और एक होता है एनोमर। तो इपीमर और एनोमर डायस्टीरियोमर के टाइप है। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, दो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। बाकी सब कुछ सेम होता है, बस क्या नहीं होते, मिरर इमेज नहीं होते। उनमें से कुछ को इपीमर बोलते हैं और कुछ को एनोमर। कुछ को तो क्या बोलते हैं, इपीमर, और कुछ को। अब किनको एनोमर बोले किनको एपीमर बोले तो बात की बात है। ठीक है। तो ये एनोमर तो मैं आपको लास्ट में जाके समझाऊंगा, अभी थोड़ा समझाना मुश्किल है। इपीमर समझा देता हूँ, क्या समझा देता हूँ। इपीमर क्या होता है कि बेटा आपको पता है कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, कि सर जैसे मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। एक एक कंपाउंड है। डायस्टीरियोमर में क्या होता है, पार्शियल चेंज ही तो होता है।
अब मुझसे कोई कहे ये दोनों क्या लगते हैं, तो आपने कहा ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन पे चेंज है। तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर। क्या है बेटा? तो डायस्टीरियोमर में कौन से कार्बन पे आपको लगता है कि गड़बड़ है? दूसरे कार्बन पे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे कार्बन पे गड़बड़ है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इपीमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इपीमर। और कौन से इपीमर? C2 इपीमर। क्या कहलाएंगे? कि वो डायस्टीरियोमर जो कार्बन नंबर 2 से एक दूसरे से डिफरेंशिएट है, क्या कहलाएंगे? C2 इपीमर। डिफरेंट तो ये दोनों भी एक दूसरे से। अब ये भी दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि एक का चेंज है। अब हमें पता है कि कहां पे चेंज है, कि सर सेकंड और थर्ड दोनों कार्बन पे चेंज है, तो ये कहलाएंगे C2C3 इपीमर। C2C3। तो क्या हो गया बेटा? चेंज इन द पोजीशन एट एनी कार्बन एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के कहीं पर भी जो चेंज हो रहा है वो चेंज इपीमर कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे सेकंड कार्बन पे चेंज हुआ तो C2 इपीमर, सेकंड थर्ड दोनों पे हुआ तो C4 पे होता तो C4 इपीमर। आ रही बात में कि है डायस्टीरियोमर। क्या है बेटा? क्लियर है? इपीमर इज ए टाइप ऑफ ए डायस्टीरियोमर इन विच ए टू स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट एट एनी कार्बन। किसी कार्बन पे उनमें डिफरेंस होता है, जैसे ये दोनों देखो मैं, तो इन दोनों में कहां पे चेंज दिख रहा है बेटा आपको? थर्ड पोजीशन पे। तो ये दोनों है तो डायस्टीरियोमर, लेकिन कौन से डायस्टीरियोमर है? C3 इपीमर डायस्टीरियोमर। आ रही बात? C3 इपीमर क्या होता है कि कार्बन में चेंज तो है, लेकिन किसी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के कहीं एक जगह चेंज हुआ, एक जगह, दो जगह, सब इपीमर। पहले तो देख लो डायस्टीरियोमर है, आपने कहा डायस्टीरियोमर से जिस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जिस कार्बन पे चेंज है वही उसका नाम हो जाएगा। अगर दूसरे पे चेंज है तो C2 इपीमर, तीसरे पे चेंज हुआ तो इपीमर, मतलब डायस्टीरियोमर के वो पार्ट जिनमें कार्बन का चेंज होता है। आगे बात समझ में? इपीमर। अब बात करते हैं एनोमर की। किसकी बात करते हैं? एनोमर इज ए टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। एनोमर इज ए टाइप ऑफ ए डायस्टीरियोमर। तो हमें पता लग गया टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर है इन विच चेंजेड फंक्शनल ग्रुप, जिनमें चेंज कहां पर है बेटा? फंक्शनल ग्रुप पर ही चेंज है। आ रही बात में? अब फंक्शनल ग्रुप तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो इसका एग्जांपल भी आगे सिखाऊंगा। अभी मेरा काम इपीमर से। तो इपीमर कौन है बेटा? कि वो डायस्टीरियोमर जिनमें जिस कार्बन पे चेंज होता है वही नाम रख देते हैं। तो इपीमर और एनोमर दोनों डायस्टीरियोमर के टाइप है। एनोमर क्या है बेटा? अगर फंक्शनल ग्रुप पे चेंज हुआ तो एनोमर, और बाकी कहीं और चेंज हुआ तो इपीमर। समझा क्या? अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, कुल इतने तरह के। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा C2 इपीमर, और हम पढ़ रहे हैं बेटा हेक्सोज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? और वो भी एल्डो हेक्सोज। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? एल्डो हेक्सो। मतलब क्या हो गया कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है। एल्डोज किसको बोलते हैं? जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो। और हेक्सोज मतलब जिनमें 6 कार्बन हो। कितने कार्बन हो? 6। क्लियर है? तो अपने पास कौन कौन है ध्यान से देखो बेटा, ये साथ में बना लो ताकि आगे आपको याद रहे। अभी अपने पास एक है एलोज। क्या है बेटा? एक अपने पास ग्लूकोज, एक अपने पास है ग्लाइकोज, एक अपने पास है ग्लैक्टोज। हमारी बात में एक क्या है बेटा? एल्ट्रोज, एक है मेनोज, एक है आयोडोज, आयोडोज है ना, और एक क्या है? टेलोज। ये इतने तरह के अपने पास क्या है? एक्सोज है। क्लियर है? अब सिंपल सी कहानी है बेटा, एम पे किसका नाम है तुम्हें से? मैं तो तेरे पास। ठीक है, मान लिया तेरे पास मैं था। ठीक है, देखो एक बात बताते हैं आपको कि एक लड़की थी जिसका नाम था अनीता। क्या था? गीता, गायत्री, गली में, इस गली में फिरती फिर रही है, कोई पढ़ती पढ़ती नहीं है। अनीता, गीता, गायत्री, गली में फिरती रहती, पढ़ती पढ़ती अपनी, क्या नाम तेरा? मानवी पढ़ती है अपनी मानवी आईटी में। अपनी मानवी किसमें बेटा? आई किसमें? अब ध्यान से, क्या हो गया? अनीता, गीता, गायत्री गली में अपनी मानवी। अब ये इसी सीक्वेंस में लिखना है बेटा, ये याद रह जाएगा। ग्लाइकोज है, ये ग्लेक्टोज है, देखो नाम ऑलमोस्ट स्पेलिंग मिल जाएगी ना। ग्लूकोज है और ये। अब देखो ध्यान से, ये दो एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के C2 इपीमर है। क्या है बेटा? मतलब एलोज का C2 इपीमर कौन है? एल्ट्रोज। जो एलोज की स्ट्रक्चर है और एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ कार्बन नंबर 2 में फर्क है। जो ग्लूकोज और मेनोज है उनमें क्या है बेटा? कार्बन नंबर 2 में फर्क है।
जो ग्लाइकोज की स्ट्रक्चर है और आइडोज की स्ट्रक्चर, उसमें कितने नंबर कार्बन पे डिफरेंस है? 2 पे। और जो बेटा ग्लेक्टोज और टेलोज की स्ट्रक्चर, उसमें भी कितने में फर्क है? 2 पे। मतलब इन 4 की पढ़ लो, इनकी भूल जाओ, खत्म कहानी। 6 याद थोड़ी रहेंगी, 6 के 8 है, तो 4 याद करो। 4 को क्या बोलो? C2। तो आपको ये लिखना आना चाहिए। क्या लिखोगे? अनीता, गीता, गायत्री गली में अपनी मानवी। आगे भाषण में तो क्या सीक्वेंस लिखे होगे तो आप अंदाजा लगा लोगे कौन कहां पर है। आगे भाषण में अब मैं तो कहता हूं तुम सब छोड़ो, तुम तो इस एलोज की स्ट्रक्चर याद करो। किसकी स्ट्रक्चर याद करो? नाम से पता है हेक्सोज मतलब 6 कार्बन तो पक्का है, 6 कार्बन तो, और एल्डिहाइड भी है। तो अब देखो ध्यान से, एलोज की क्या खासियत है? एलोज के सारे ओवेट सेम साइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम है। देखो ये है एलोज, ये कौन है? एलोज में क्या है बेटा? आपको पहले तो 6 कार्बन बनाने हैं। ये 1 2 3 4 और ये 6। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो ध्यान से, लास्ट में CH2 OH आना है सब में, और शुरुआत में एल्डिहाइड है। सब में एक चीज तो फिक्स है, 6 कार्बन है, लास्ट वाला CH2 OH है और पहले वाला C डबल बॉन्ड है H है। आगे बात समझ गए? अब सारे OH बीच वालों में सब में OH है, बीच वालों में सब में, और सारे OH सेम साइड है, सारे OH सेम साइड, सारे H सेम साइड। कान खत्म। ये कौन बना बेटा? डी एलोज। कौन बना? कि सर डी एलोज कैसे बना? तो देखो फिशर प्रोजेक्शन है, ये तो आखिरी कायरल सेंटर नहीं, ये आखिरी कायरल सेंटर है, और इसका OH कहां पर है? राइट साइड में। तो नाम क्या रख दिया? डी एलोज। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिवो रोटेटरी मुझे नहीं पता, आज मुझे ये पता है इसका नाम है डी एलोज। डी नाम है बेटा, कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर है। इसका नाम क्या हो गया? डी एलोज। क्या हो गया? याद हो गया? डी एलोज क्या है? सारे OH सेम साइड, सारे OH क्या बन गया? डी एलोज। क्या बन गया? चमका क्या? पक्का। अब देखो ध्यान से कि मुझे पता है डी एलोज का एल्ट्रोज क्या। अब मुझे कोई कहता है एल एलोज बनाओ, तो क्या करोगे रे? कुछ बच्चे क्या करेंगे? 5 को पलट देंगे। ना ना, इस पूरे की मिरर इमेज बना दो। डी एलोज, डी कैपिटल डी और कैपिटल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो मैंने तुम्हें डी डी की स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, एल की नहीं। एल के लिए क्या करना है? पूरे की मिरर इमेज लो, पूरे की क्या लो? इसलिए तो कह रहा हूं एक बार लेक्चर देख लेना आइसोमेरिज्म वाला। पूरे की क्या लो? मिरर इमेज, तब वो एल बनेगा, वरना एल है। तो ये डी ऐसा नहीं कि 5 को पलट दो, तो 5 को पलटते हो बस लेफ्ट में चला जाएगा, हो जाएगा एल। ना ना, ऐसी बात है, पूरे को पलट दो। अब डी एलोज याद हो गया। मैंने कहा छोड़ो डी एल्ट्रोज बनाना है, किससे? डी एलोज का। तो एल्ट्रोज क्या होता है? C2। तो आप पहले डी एलोज बनाओ। पहले क्या बनाओ? डी एलोज में आप क्या करोगे कि सर डी एलोज ऐसा ही तो होता है, सारे OH सेम साइड, सारे OH, ये सारे OH सेम साइड, H H H H, और इधर पे CH2। ये है एलोज, हमें तो एलोज आता है। ये एल्ट्रोज बनाना है कि ठीक है, इसका C2 पे चेंज कर दो। ये लो, ये क्या बन गया? डी एल्ट्रोज। कहीं को याद करनी पूरी स्ट्रक्चर? बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बताइए कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या आगे? समझ में आ गए? अब मैं कहता हूं एलोज और ग्लूकोज एक दूसरे के C3 है, आमने सामने C2 है। ये एलोज का जो ग्लूकोज है वो क्या है? C3 है। एलोज का ग्लूकोज क्या है? तो एलोज का C2 तो हो गया, एलोज का C3 कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज क्यों बनाए? अपन तो पहले एलोज बनाए। एलोज में सारे OH क्या है? सेम साइड। अब आप चाहते हो कि सर ग्लूकोज बने, तो इसमें C3 में चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो। ये लो जी, ये क्या बन गया? डी ग्लूकोज। कोई कहता है एल ग्लूकोज बनाओ, डी ग्लूकोज की क्या ले लो? मिरर इमेज। क्या ले लो? अब डी ग्लूकोज बन गया। अब कोई कहे डी मेनोज बनाओ, तो आपने कहा हमें तो डी ग्लूकोज आता है। मैंने कहा कैसे? कि सर पहले एलोज बनाओ, सारे OH सेम साइड, उसमें C3 पे पलटी कर दो, क्या बन जाएगा? डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज का C2 कर दो, डी मेनोज। क्या बन जाएगा? अब देखो डी मेनोज एलोज का क्या लगता है? C2 C3 दोनों है, लेकिन अपन क्यों याद करें? ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अपन तो सिर्फ ग्लूकोज का याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? और ग्लूकोज का वो C2 है। पूछेगा तो स्ट्रक्चर बना के कंपेयर कर लेंगे। अरे बोलो, तो क्या सीखा कि सर डी एलोज क्या है? सारे OH सेम साइड। एल्ट्रोज क्या है? कि सर एलोज का C2। ग्लूकोज क्या है? एलोज का C3। और बेटा सिंपल सीखा। मेनोज क्या है? ग्लूकोज का C2। पहले ग्लूकोज बनाओ, कैसे? एलोज बनाओ, एलोज का C3 करो, और उसके बाद ग्लूकोज का C2 कर दो। ये बना के इसका C2 कर दो। समझ में? इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये यहां से चेंज नहीं है, सिर्फ C2 में फर्क है इन दोनों के। आगे समझ में? तो अपने पास कौन कौन आ गए बेटा? ग्लूकोज। अब है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज होता है C4। क्या होता है? कि सर पहले एलोज बनाओ, पहले क्या बनाओ?
एलओएच कैसे बनाने, सारे OH से सेम साइड, उसके बाद चौथे कार्बन का OH पलटी मार दो, क्या बन जाएगा, डी, आगे समझ में, डी ग्लाइकोज बन जाएगा। तो डी ग्लाइकोज कैसे बनेगा, आगे समझ में, पहले एलोज बनाओ और उसका C4 की पलटी मार दो, क्या मार दो, क्या बन गया, डी ग्लाइकोज। और एल ग्लाइकोज कैसे बनेगा, इसकी मिरर इमेज। अब ग्लाइकोज का C2 कौन है, आयोडोज, और डी आयोडोज कैसे बनेगा कि सर पहले एलोज बनाओ, सारे ओवर सेम साइड, उसके चौथे को पलट दो, क्या बन जाएगा, डी ग्लाइकोज। और जे जे डी ग्लाइकोज बन गया तो उसका C2 कर दो, उसका क्या कर दो, देख लो क्या बन गया, डी, आगे समझ में। अब देखो ध्यान से, पहले हमने कहा ये C3 है, ये C4 है, और ये बेटा C3 C4 दोनों ही है, C5 कुछ नहीं होता, क्योंकि C5 तो DL नाम करता है ना, उसको बदल दोगे, नाम कैसे लिखोगे। तो लास्ट वाला कौन है, C3 C4 है दोनों। तो हमें क्या बनाना है बेटा, ग्लेक्टोज। क्या बनाना है कि ग्लेक्टोज कैसे बनाए, कि पहले बनाओ एलोज, क्या बनाओ, सारे ओवर सेम साइड होने चाहिए, शुरू वाला एंड वाला तो सेम ही है, सारे ओवर सेम साइड। अब C3 C4 दोनों को पलटी मार दो, दोनों को क्या मार दो, तो ये C3 C4 दोनों को पलटी मारा, क्या बन गया, ग्लेक्टोज। क्या बन गया, देख लो, C3 C4 को पलटी मारा और कुछ और ही मारा है, आगे समझ में, तो क्या बन गया, डी ग्लेक्टोज। और देखो एक बार मेरे पास डी ग्लेक्टोज आ गया, तो अब क्या करना है, इसका C2 कर दो, आयोडोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और ध्यान से देखो, आयोडस 2 3 4, एलोज का तीनों है 2 3 4, लेकिन अपन ऐसे याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सबके, अपन तो सीधा याद करते हैं, एलोज है, एलोज का C2 कौन है, एल्ट्रोज, एलोज का C3 कौन है, ग्लूकोज, एलोज का, और ग्लूकोज का C2 कौन है, मेनोज, क्लियर है। उसके बाद में कौन है बेटा, एलोज का C3 कौन है, C4 कौन है, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज कौन है बेटा, ग्लाइकोज, आगे समझ में। और ग्लाइकोज का C2 कौन है, आयोडोज कौन है, और ये कौन है बेटा, ग्लेक्टोज कौन है, ग्लेक्टोज क्या, C3 और C4 है दोनों, आगे समझ में। तो शुरू से सुन लो एक बार फिर से, एलोज में सारे ओवर सेम साइड। अब सामने वाले को छोड़ दो, पर ये पढ़ते हैं, ग्लूकोज क्या है, C2 C3, ग्लूकोज क्या है, C3, उसके बाद ग्लाइकोज क्या है, C4, और ग्लेक्टोज क्या है, C3 C4 है दोनों। और सामने वाले को कहीं को याद करना आ जाएगा अपने आप, एलोज सारे ओवर सेम साइड, ग्लूकोज C3, ग्लाइकोज C4, ग्लेक्टोज C3 C4 दोनों, सामने वाला इनका C2 कर देना, याद होगी स्ट्रक्चर। देखो कहने को तो 8 स्ट्रक्चर है, लेकिन है तो एक स्ट्रक्चर, याद होगी। चलो जी, अब बेटा बात करते हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शन, किसकी बात करते हैं, देखो हार्वर्ड प्रोजेक्शन से पहले हमें इस प्रोजेक्शन को साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या होती है, तो आपको बेटा देखो, मैंने अपन ऑर्गेनिक पढ़ा था तो आपको प्रोटेक्शन ग्रुप सिखाया था बेटा, आपको याद है। तो जैसे ये CH3 है, इस पे अगर मैं एल्कोहल डालूं, क्या डालूं बेटा, तो ROH है, पहले अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा क्या बनेगा, CH3O, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ये क्या बना, हेमी एसिटल, क्या बना बेटा, और कीटोन के केस में हेमी कीटल। और एक बार और कर ले तब जाके इसका क्या हो जाएगा, कीटल, क्या बन जाएगा, यही कीटल है बेटा, ये तो हेमी एसिटल ही है। हमें हेमी एसिटल की बात करनी है, किसकी बात करनी है, हेमी एसिटल कब बनता है, एक एल्कोहल अटैक करे, एक एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको पता है CH3O नेगेटिव और H+, बोलो कोई दिक्कत है, समझा क्या। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, देखो अब अपन ने इतने सारे पढ़े, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ग्लूकोज है, एक आगे आएगा फ्रुक्टोज, और एक ग्लेक्टोज, कौन है बेटा, ग्लेक्टोज। जो अभी हमने 8 पढ़े उनमें से अगर कोई के मेरे को नहीं याद हो रहा, 3 की तो पक्का याद करना, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रुक्टोज आगे आएगा भी, आया नहीं, हमारी बात में इनका तो याद होना ही होना चाहिए, समझा क्या। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है पायरेन, क्या नाम है, अगर इसका रिडक्शन कर दे तो जो चीज बनती है इसका नाम है पायरेनोज, क्या है बेटा। अभी आप ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना, वो इस जैसे दिखेगी, इस जैसे दिखेगी, इसलिए हम बोलते हैं पायरेनोज। आगे समझ में, इस चीज का नाम पायरेन है, इसमें से पाई बॉन्ड हटा दे तो पायरेनोज, और ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, पायरेन। आगे बात समझ में, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से,
कि बनती कैसे। जैसे ये आपके पास ग्लूकोज है, ये आपके पास डी ग्लूकोज है। कैसे ग्लूकोज है? अगर आप डी ग्लूकोज को ध्यान से देखो, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 8। अब अपने ये लोन पेयर से अटैक करता है। किससे अटैक करता है? और यहाँ अटैक करता है इस पहले कार्बन पे। याद रहे, पांचवें कार्बन का OH अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? पांचवें कार्बन का। तो आपको नहीं लगता कि देखो ये एक एल्कोहल है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऐसा ही तो है। और जब ये अपने लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेगा, सिंपल सी कहानी है, तो ये OH ऊपर जाएगा। अब देखो वही तो बना कि ये कार्बोनिल ग्रुप था बेटा, उस पे किसने अटैक किया? एल्कोहल ने। किसने अटैक किया? एल्कोहल का तो OR जुड़ गया, ये ग्रुप क्या बन गया? OH। तो ये डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप तो क्या बन जाएगा? OH। और इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया तो इस तरह से जुड़ेगा ना, देखो ये वाला ऑक्सीजन जाके इस तरह से जुड़ेगा और इस पहले कार्बन से आगे जुड़ गया यहाँ पे। बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो रिंग बनी है यहाँ पे। क्या बनी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कार्बन एक है, ऑक्सीजन। अब आप खुद सोच के देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बेटा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, ये कार्बन नंबर कौन सा होगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऑक्सीजन। छठा तो बाहर पड़ा है। आगे बात में ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो, पायरेनोज जैसी आई कि नहीं आई? कैसे हुआ? पहले कार्बन पे किसने अटैक किया? पांचवें। क्वेश्चन यही पूछता है और बनाना थोड़ी पूछता है। जो ग्लूकोज की ये तो क्या है बेटा? चेन स्ट्रक्चर है। चेन स्ट्रक्चर से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होता है? उसका पांचवा OH, पांचवा लोन पेयर का OH अटैक करता है और देखो हेमी एसिटल टाइप बॉन्ड बनाता है। किससे? देख लो, इस कार्बन पे एक OH जुड़ा हुआ है, एक इस पे OR जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आगे बात में अब हमें इस फिशर प्रोजेक्शन को साइक्लिक में लेके जाना है। किसमें लेके जाना है? साइक्लिक मतलब हार्वर्ड प्रोजेक्शन में। तो ऐसे नहीं मुंह उठा के ले गए, इसके रूल्स है। इसके क्या है बेटा? रूल्स क्या है? कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक फॉर्म, एसाइक्लिक फॉर्म मतलब एसाइक्लिक कौन सी है? फिशर फॉर्म इनटू साइक्लिक फॉर्म। इसका रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है। पहला रूल है बेटा, अगर आपके पास फिशर प्रोजेक्शन है, उसमें कोई चीज राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड, वो हमेशा डाउन होगी। वो हमेशा क्या होगी? डाउन। कहां पर होगी? अगर लेफ्ट हैंड साइड में कौन से है बेटा? वो हमेशा अप रहेगी। क्या रहेगी? अप रहेगी। हमारी बात में। और अगर लास्ट CH2OH ग्रुप है, लास्ट वो हमेशा अप रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? अप। तो क्या तरीका आपका कि सर जो लेफ्ट में है वो कहां रहेगा? अप, राइट वाला डाउन, और लास्ट CH2OH कहां रहेगा? अप। अब देखो ध्यान से, ध्यान समझना बेटा। मुझे पता है 5 के मेंबर रिंग बन रही है, तो पहले आप 5 मेंबर रिंग बना लो। बन गई 5 मेंबर रिंग। अब देखो ध्यान से, पहले कार्बन को छोड़ो, दूसरे से स्टार्ट करते हैं। मैं 2 बार क्यों बनाए बताता हूँ। ये दूसरे कार्बन का OH कहाँ रहेगा? लेफ्ट में रहेगा कि राइट में? राइट में। राइट वाला कहाँ रहता है? डाउन। अब OH डाउन है तो H में H बना नहीं रहा हूं। तीसरे का OH कहाँ रहेगा? अप। चौथे का OH कहाँ रहेगा? डाउन। और लास्ट CH2OH कहाँ रहेगा? बोलो कोई दिक्कत है? ऐसा मैंने एक बार और लिख लिया, ऐसा एक बार है। क्यों लिख लिया? मैंने कहा ऐसे लिख लिया, मर्जी मेरी। अब देखो ध्यान से, पहले कार्बन की बात करते हैं। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि पहले कार्बन पे अगर पोजीशन बदली तो क्या कहलाएंगे? एनोमर। क्या कहलाएंगे? और पहले कार्बन पे पोजीशन कैसे बदल सकती है बेटा? कि सर पहले कार्बन पे पोजीशन बदलने का मतलब क्या हुआ कि देखो मैं जब अटैक करा रहा हूं इस ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप पे जब अपन अटैक कराते हैं, यही तो है RC डबल बॉन्ड H। जब मैं इस पे ROH की अटैक कराता हूँ, किसका अटैक कराता हूँ? जब वो इस पे अटैक करता है तो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में ऊपर से भी अटैक हो सकता है, और अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है तो ये OH ऊपर भी जा सकता है। और हमारी बात में भाई जिस कार्बन पे आप अटैक कर रहे हो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। भाई आपके कार्बोनिल ग्रुप यही तो है कि सर ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे ROH अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? ROH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो OH नीचे जाएगा, नीचे से अटैक करेगा तो ऊपर। तो अटैक तो यहाँ पर ROH नहीं किया है, अब क्या पता ऊपर से किया है कि नीचे से।
अगर इसने ऊपर से अटैक किया होता तो OH कहां जाता? नीचे, और नीचे से अटैक करता तो OH कहां जाता? ऊपर। अगर OH नीचे तो एक H है, यहाँ पे एक H और OH तो है। अगर OH नीचे जा सकता और OH ऊपर, तो क्या दो पॉसिबिलिटी हुई? और क्या दोनों पॉसिबिलिटी एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, सिर्फ एक ही कार्बन पे चेंज है, और एक ही कार्बन पे चेंज है, इसका मतलब डायस्टीरियोमर। और कौन से कार्बन पे चेंज है ये? फंक्शनल ग्रुप पे। वन मत बोलो, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बोलो? वन वन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप पे चेंज है, और फंक्शनल ग्रुप पे चेंज वाले को क्या बोलते हैं? एनोमर। आगे बात समझ। और अगर अब नाम से जो नीचे उसका नाम रख दिया अल्फा एनोमर, जो ऊपर उसका क्या नाम रख दिया? बीटा एनोमर। अब किस ग्लूकोज का बना है? डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और ये क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज। ये तो अल्फा डी, और ये क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज। आगे बात में, बस ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है। तो ग्लूकोज के एनोमर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। आगे बात में बोलो, कोई दिक्कत है? सबका सबको समझ में आया? क्या अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज कैसे बने? और ये दोनों डायस्टीरियोमर से क्या है बेटा? आपस में कोई लेना देना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सब फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग है, सब है। क्लियर है? कैसे बना, समझ में आ गया? हमें ये स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसकी तो करोगे, साथ में एल ग्लूकोज की और करोगे। किसकी करोगे? अब कोई बच्चा कहेगा सर डी ग्लूकोज की तो मिरर इमेज तो लेनी है, इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। अब जानवरों फिशर प्रोजेक्शन में लेनी होती है। फिशर प्रोजेक्शन के लिए तो डीएल डिफाइन होते हैं। यहाँ डी था इसलिए नाम डी रख दिया, यहाँ तो डी रख ही नहीं सकता ना, तो फिशर प्रोजेक्शन में डीएल बदलते हैं। तो पहले एल बनाना और फिर बना के देखना, पूरी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, पूरी मिरर इमेज करके देखना, पता लग जाएगा। समझा क्या? तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर एंड बोथ आर समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, चेन फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है? चेन फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। चेन फॉर्म, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड, हमें इनकी चेयर फॉर्म बनानी, चेयर बनानी, क्या बनानी है? चेयर। अब जो बेटा चेयर कैसे बनाते हैं, मैं मिटा देता हूँ, फिर से बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो जाए, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। ये कौन सी फॉर्म है? OH नीचे तो अल्फा, और ये कौन सी है? अब जो चेयर फॉर्म बनाना एग्जाम में नहीं आता, बस हमें उससे एक चीज सीखनी है, बाकी कोई मतलब है? बस चेयर बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। चेयर फॉर्म यही होती है बेटा किसी चीज की। ये हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है। इसमें पढ़ रखा है। अब बस इसमें 5 कार्बन नहीं है, एक ऑक्सीजन है। 5 कार्बन और एक है ये बना ली। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका OH का है नीचे, तो पहला, इसको पहला कार्बन मान लो, क्योंकि पहला क्यों मान लो? ये ऑक्सीजन है, तो ये 5 होगा, तो ये पहला ही होगा, क्योंकि पहले और 5वें में तो बॉन्ड बना था, ये 5वां और ये पहला, तो 5वें कार्बन की OH ने तो अटैक किया था। तो अब इसका OH का है नीचे, तो नीचे। अब देखो ये दोनों OH क्या है? सिस। तो ये सिस होने के लिए कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि दोनों नीचे जाएंगे तभी तो सिस होंगे, दोनों नीचे जाएंगे तभी तो क्या होंगे? सिस। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये दोनों क्या है बेटा? ट्रांस। तो ये नीचे, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये दोनों क्या है बेटा? ट्रांस। तो ये ऊपर है, तो ये, और आखिरी CH2OH तो हमेशा ही क्या रहता है? ऊपर। क्या रहता है? समझा क्या? इसमें OH कहाँ पर है? ऊपर, तो यहाँ पर भी OH कहाँ रहेगा? H नीचे हो जाएगा। इसका OH का है? नीचे, मतलब ये दोनों ट्रांस है ना, तो ये ऊपर है, तो ये नीचे। ये दोनों क्या है? ट्रांस। तो ये नीचे, तो ये दोनों ट्रांस है, तो ये नीचे, और ये दोनों ट्रांस है, तो ये CH2OH है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? ये अपना बीटा है। अब देखो ध्यान से, हमने बना दी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर से हमें क्या सीखने को मिला? ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? 3। यहाँ पे कितनी पॉसिबल है? बस एक सीखने के लिए बनाई चेयर को। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो यहाँ कितनी बनी बेटा? 2, और यहाँ कितनी बनी? 3।
आ रही बात में? जब यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, बीटा की अल्फा? तो क्वेश्चन आता है वाई बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। देखना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कहानी खत्म। हमें कोई मतलब ही ना उसको बना के दिखानी ना कोई बात। समझा क्या? समझ में आया? तो देखो चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस चीजें याद होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन क्या लिखोगे, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा क्या? चलो जी, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से कि अगर अपन बात करेंगे कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना मिलता है, तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो अपने को अराउंड 36% मिलता है। 36% मतलब 36 से कुछ कम, 36 से कुछ कम। बीटा डी ग्लूकोज 64% मतलब 64 से कुछ कम। और वो जितना कम होता है वो चेन फॉर्म में, वही क्या है, मतलब अल्फा डी चेन चेन चेयर नहीं चेन, चेयर तो ये है, ये वाली चेयर है, बाकी सब चेन है। चेन मतलब जो सीधे लिखी थी ना ग्लूकोज वाली भी सिखाई थी, ये वाली चेन। तो अल्फा डी ग्लूकोज सीधा मुंह उठा के बीटा डी ग्लूकोज में नहीं जाता। पहले अल्फा डी ग्लूकोज खुल के किसमें बनाता है, चेन में, और चेन से किसमें जाता है, बीटा में। बीटा वाला खुल के क्या बनाता है, चेन, और चेन से किसमें जाता है, अल्फा में। और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, किसमें रहते हैं, और इक्विलिब्रियम में सब एग्जिस्ट करते हैं, कोई खत्म है। हाँ तो 64% है। अबे जानना इक्विलिब्रियम का वो रूल, स्टेबिलिटी का कोई फेल थोड़ी होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी से बोल तो दिया तभी तो 64% है, वरना इसको कौन 64% रहने दे रहा था। हमारी बात में स्टेबल है तो ये थोड़ी आगे पीछे नहीं जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, ये 64%, ये 30। समझा क्या? चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फ्रुक्टोज की। किसकी बात करते हैं, फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज क्या होता है, कीटो फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा, आप कुछ नहीं करना, आपको एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है, कैसे बनता है एल्डिहाइड, किस सर एल्डिहाइड पहले ग्रुप पे एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरे पे ओवेच, तीसरे का ओवेच चेंज होना चाहिए एलोज से। एलोज में सारे ओवेच सेम साइड होते हैं ना, और तीसरे पे चेंज होते हैं, क्या बन जाता है, ग्लूकोज। यही तो ग्लूकोज है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, हमें कीटोन बनाना है। तो कीटोन पहले कार्बन तो हो ही नहीं सकता, अंदर आना पड़ेगा। तो आप जब अंदर आओगे तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। बाकी सब सेम है, बस सेकेंड ग्रुप पे कौन आ गया, कीटोन। कौन आ गया, कीटोन। समझा क्या, सेकेंड कार्बन पे कौन आ गया, कीटोन। बाकी सब सेम है, मतलब इस सेकेंड कार्बन को कीटोन बना दो और इसको एल्कोहल बना दो, इसको क्या बना दो, एल्कोहल। और इसको कीटोन बनाने के लिए सेकेंड कार्बन पे आ गया, तो ये एल्कोहल बनेगा तो क्या बनेगा, CH2OH ही बनेगा। किनारे वाला तो CH2OH ही होगा। इसको कीटोन बना दो, इसको क्या बना दो। बाकी सब सेम है, बाकी सब OH इधर है तो इधर है, देखो इसका थर्ड OH इधर था, इसका भी इधर है। ये फ्रुक्टोज है, एलोज एलोज से कोई लेना देना नहीं है, कीटोनिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, समझ में आया? तो किस इसमें इसमें क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड कीटोन में, कि कुछ नहीं है। सेकंड कार्बन पे कीटोन बनाओ, कार्बन ग्रुप सेकंड ग्रुप पे लगाओ, और पहले कार्बन को एल्कोहल बनाओ, बाकी सेम। बाकी अगर मैं इसमें देखो तो कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, जबकि इसमें 3 ही कायरल सेंटर है, 1 2 3। ये कायरल नहीं है और ये भी कायरल है। ये कौन सा फ्रुक्टोज बनाया मैंने, डी, क्योंकि इसका लास्ट OH का है राइट में। एल बनाना है तो पूरे की क्या ले लो, मिरर इमेज, पूरे की क्या ले लो, सम का क्या, पक्का। अब देखो ध्यान से, बात करते हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, कि फ्रुक्टोज की हार्वर्ड प्रोजेक्शन कैसे बनाए। क्लियर है? तो फ्रुक्टोज की हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाने के लिए अपन जिस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूरेन। क्या नाम है, फ्यूरेन। फ्यूरेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। क्लियर है? अब इस फ्यूरेन को अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो इसे बोलते हैं फ्यूरेनोज। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नाम सुना है ना, इसमें भाई 4 हाइड्रोजन जुड़े, इसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फ्यूरेनोज। क्या बोलते हैं, और इस फ्यूरेनोज इस अभी आप जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा ये, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे समझ में, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन स्ट्रक्चर। बोलो कोई दिक्कत है? तो वो क्या दिखा रहा था, पायरेनोज जैसा, और ये फ्यूरेन जैसा दिख रहा है, इसके फ्यूरेनोज। सेम वही कहानी है बेटा। अरे भाई क्या दिक्कत है, 2 बार कह दिया। हाँ तो अभी बोला, तभी तेरे को कह दिया ना। हाँ तो क्या मतलब है, क्लियर है? तो बात करते हैं बेटा डी फ्रुक्टोज की। किसकी बात करते हैं, डी फ्रुक्टोज कि भाई डी फ्रुक्टोज क्या होता है। देखो अपने पास, ये अपने पास क्या है, कीटोन है। क्या है बेटा, कीटोन। सेम कहानी, उसमें क्या हो रहा था, 5वां कार्बन अटैक कर रहा था, अटैक तो यहाँ पर भी 5वां ही करेगा। नंबर तो 1 ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कौन अटैक करेगा, 5वें कार्बन का OH इस कार्बन पे अटैक करेगा, वही हेमिएस्टल वाला बॉन्ड बनेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन जाएगा, OH। क्या बन जाएगा,
और इसने अपनी ऑक्सीजन से अटैक किया। किससे अटैक किया है? बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में। और ये हमारे पास क्या मिला बेटा? डी फ्रुक्टोज। क्या मिला बेटा? अब डी फ्रुक्टोज की हमें साइक्लिक बनाना है। क्या बनाना है? तो अब देखो बेटा कितने मेंबर रिंग बनी। एक कार्बन नंबर 1 ये 2 3 4 5 1 2 3 4 कार्बन रह के ऑक्सीजन। अगर देखो अपन इसके स्ट्रक्चर बनाए तो देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी तो बनेगी। 4 कार्बन रह के ये। अब मुझे एक बात बताओ, अटैकिंग कहां पर हुआ है? सेकंड कार्बन पे। तो ये सेकंड है तो ये 5वां कार्बन है। ये कौन सा है? तीसरा। और ये याद रहे बेटा, इसकी गलती से मत कर देना, कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 ऊपर है कि सर कार्बन नंबर 1 ऊपर। हम तो फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं नंबरिंग, तो डोन कैटेगरी में होता है। कीटोन डोन कैटेगरी का। चेन की नंबरिंग तो किनारों से ही होती है। डोन कैटेगरी एल्डिहाइड ऊपर ही बैठा था इसलिए नंबर 1 मिल गया। ये अंदर बैठा इसलिए नंबर 2। अब देखो ध्यान से, हमें वापस वही करना है। तो ये थर्ड वाला OH कहां पर है? लेफ्ट में। तो ये कहां पे आएगा? ऊपर। फोर्थ वाला OH कहां पर आएगा? नीचे। तो राइट में है ना बेटा। और आखिरी CH2OH हमेशा ही क्या रहता है? इस सामने एक बार और बना लिया, OH OH और CH2 बन गया बेटा ये। अब बात करते हैं दूसरे कार्बन की। दूसरे कार्बन पे अटैक हुआ था और ये एक sp2 कार्बन था। कैसा कार्बन था? और जब इस पे अटैक हुआ तो दो तरीके से अटैक हो सकता है, ऊपर से भी और अगर ऊपर से अटैक होता तो ये OH कहां जाता बेटा? नीचे। और नीचे से अटैक होता तो OH कहां जाता? ऊपर। अब ध्यान से बेटा, OH ऊपर नीचे आएगा तो देखो यहाँ H नहीं है, यहाँ CH2OH है। OH और OH और अब तुम ये मत कहना सर आपने कहा था CH2OH तो हमेशा ऊपर होता है। लास्ट वाला, ये तो पहले वाला ये। अब देखो ध्यान से बेटा कि जिस कार्बन पे अटैक हुआ है बेटा, इसमें OH अगर नीचे गया तो उसका नाम हो जाता है अल्फा, और OH ऊपर गया तो नाम क्या हो जाता है? बीटा। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है कि इपीमर है? एनोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे तो चेंज है। डायस्टीरियोमर है, सब सेम है। पर अब ये मत कहना कि सेकंड कार्बन वाला चेंज हुआ है तो इपीमर बोलो, नहीं। जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप पे चेंज हुआ वो एनोमर, और फंक्शनल ग्रुप के अलावा कहीं पे भी चेंज हुआ तो इपीमर। ये बात सबको समझ में आई बेटा? चलो जी, पक्का इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो ये क्या है? एनोमर। क्या है बेटा? एनोमर। आगे बात समझ में, किसके हैं? फ्रुक्टोज के। किसके हैं बेटा? अब आपने कौन से का बनाया था? डी का, तो अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी। और इसका क्या होगा बेटा? बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? एक अल्फा डी फ्रुक्टोज हो गया, एक बीटा डी फ्रुक्टोज। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होता है कि सर ये स्ट्रक्चर आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कार्बन नंबर 1 इसको दूं कि इसको दूं? तो मुझे पता है इन दोनों में से 1 होना है कोई। अब देखो ये 1 होता तो साइड में OH भी तो होता। तो इसका नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आई भाई? 1 कैसे पहचान में? उसमें तो पहचान में आता आसानी से। अरे बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? ये दोनों बन गए। अब है बेटा म्यूटा रोटेशन, MU है यहाँ पे। म्यूटा रोटेशन क्या है बेटा? कि भाई म्यूटा रोटेशन किसे बोलते हैं बेटा? तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है म्यूटा रोटेशन के बारे में, कि मैंने डाटा लिखे थे ना, ये रहे। हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, हमारे पास क्या है बेटा? इस अल्फा डी ग्लूकोज की अगर अपन बात करें, जब इसको प्योर ले तो इस प्योर के बेटा, अगर इसको प्योर को लाइट, इसमें से लाइट निकालें तो ये लाइट को 112.2 डिग्री, 112.2 डिग्री का रोटेशन कर देता है। मतलब 112 का रोटेशन कर देता है। 112 का रोटेशन, इसमें से जो लाइट आएगी उसको कितना रोटेट कर देता है? 112 डिग्री। असल में इसमें जो अगर कोई प्लेन पोलर लाइट घुसेगी तो कितने डिग्री से घूम जाएगी? 112 डिग्री से घूम जाएगी। आगे बात में, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक है। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज को ले तो ये शाना आदमी 18.7 मतलब अराउंड 19 डिग्री घुमाएगा। 18.7 डिग्री घुमाता है। अपना अलग अलग है। अब हमने क्या किया, ये प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, ये प्योर है। हमने क्या किया, इस अल्फा डी ग्लूकोज को सॉल्वेंट मतलब पानी में डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी में डाल के हम खाने पीने चले गए। खा पी के वापिस आए और फिर से वापस इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेक किया पानी में डले हुए का, तो हमें 52.7 आया। कितना आया? हमने कहा चेंज कैसे हो गया भाई, है अल्फा डी ग्लूकोज था। फिर ऐसा ही हमने बीटा डी ग्लूकोज के साथ किया, उसको पानी में डाला और चले गए। वापस आके देखा तो वो भी 52.7 मिला। मैंने कहा कुछ तो लोचा है, दोनों सेम सेम दिखा रहे हैं। तो हमने इसको चेक किया,
जब हमने इसको प्योर को पानी में डाला तो क्या किया इसने, अपने आप को इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो कुछ अल्फा डी ग्लूकोज थे वो किसमें चले गए बेटा, बीटा डी ग्लूकोज में। किसमें चले गए, कुछ अल्फा डी ग्लूकोज अपने आप ही किसमें चले गए, बीटा डी ग्लूकोज में जाके इक्विलिब्रियम बना लिया। क्या बना लिया, और इक्विलिब्रियम पे अराउंड अराउंड ये 36 और ये 64% एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डाला तो इसने भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज किया, अपने आप को तोड़ा और कुछ पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्विलिब्रियम में। शुरुआत में मैंने 100 लिया था, ये 36 बताइए 64, और मैं अगर प्योर बीटा डी ग्लूकोज लूं तो ये भी इक्विलिब्रियम बना लेता है अल्फा के साथ, और खुद कितना होता है 64 और इस अराउंड राउंड इस रेशियो में आके खड़ा हो जाता है। तो जब प्योर का तो 112 था, यहाँ तो दोनों का मिक्सअप आएगा, और मिक्सअप में देखो ये 112 है ये 18 है, तो बीच का सा कुछ आएगा, बीच का सा ऐसा में। और जब इसको स्टार्ट किया तो भी बीच का सा कुछ आया। किस सर ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा बीटा डी ग्लूकोज की तरफ टिल्टेड है, एकदम बीच का नहीं है, तो बेटा सॉल्यूशन में बीटा डी ग्लूकोज ही ज्यादा है, तो एवरेज में उसी का पार्ट ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज ने तो अपना रोटेशन घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि वो बीटा में जा रहा है, और बीटा का रोटेशन क्या है, कम, और बीटा ने अपना आप बढ़ाया क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहा है, अल्फा में जा रहा है। आगे बात में, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, तो म्यूटा रोटेशन क्या हो गया, व्हेन प्योर अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट देन मेजर स्पेसिफिक रोटेशन विल चेंज ओवर टाइम until achieved equilibrium। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक चेंज होता ही रहता है। This change is observed in a specific rotation called a muta rotation। इस स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन मतलब ये दोनों हमेशा चेंज एक दूसरे को करते रहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। अब तुमको कल अपन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग और आगे की चीज पढ़ेंगे, इसके लिए तुम एक बार टोलून रिएक्टेंट, फेलिंग रिएक्टेंट, इनके बारे में पढ़ के आना है क्या करते हैं, ठीक है। उनका टोलून, फेलिंग, बेनेडिक्ट पढ़ा रखे हैं आपको ना, चलो समझ में तो है यहाँ तक।